Assalamu alaikum. Hi and hello everyone. This is Sophie Farooq and I welcome you all in my English classes, SF English classes. So as far as my previous video is concerned, previous lecture is concerned, that was about the poem number 9 of 10th class English, entitled as named as The Tale of Custard the Dragon. और उस पोएम के रिलेटेड कुछ सजेशंस मुझे मिली स्टूडेंट्स की साइड से। पहली सजेशन ये थी कि वो वीडियो की क्वालिटी जो थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। दैट वाज़ बिकॉज़ वो एक लार्ज साइज़्ड वीडियो थी और वो एक लंबी वीडियो थी और उसको कंप्रेस करने के बाद उसकी वीडियो क्वालिटी ख़राब हुई और ख़राब होने के बाद उसको फिर दैट वाज़ नॉट ईज़ी एक्सेसिबल टू द स्टूडेंट्स टू, क्योंकि उसको अपलोड करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे। और फिर वो वाला इशू, अब कीपिंग दैट प्रॉब्लम इन व्यू, मैंने कुछ डिसाइड किया है। और एक सजेशन हमारे स्टूडेंट्स की साइड से थी कि मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ है और मुझे आराम से बोलना चाहिए। और एक सजेशन ये भी थी कि बीच-बीच में मुझे ट्रांसलेटेड लैंग्वेज, हेल्पिंग लैंग्वेज यानी उर्दू एज़ अ ट्रांसलेटेड एंड हेल्पिंग लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, ताकि वो स्टूडेंट्स बात को अच्छी तरह से समझ पाए। कीपिंग ऑल दोज़ प्रॉब्लम्स एंड कीपिंग ऑल दोज़ सजेशंस इन व्यू, मैंने अब डिसाइड किया है कि आज के बाद जो भी मेरी वीडियोस बनेंगी, जिस भी टॉपिक और जिस भी लेसन के ऊपर बनेंगी, वो सारी की सारी वीडियोस कटलेट्स में बनेंगी या फिर पार्ट्स में बनेंगी। ओके, तो कटलेट्स और पार्ट्स, ताकि छोटी-छोटी वीडियोस बने और उनका साइज़ भी उतना लंबा बना ना जाए और फिर उनको कंप्रेस भी ना करना पड़े और उनकी वीडियो क्वालिटी भी ठीक रहे और स्टूडेंट्स उनको ईज़िली डाउनलोड कर सकें और उनसे उनको ईज़िली एक्सेस कर सकें। So let's go to the our today's topic. Let me come to the our today's topic. That is last lesson of afternoon. The poem number 9 of 10th class English. That is last lesson of afternoon, which is written by D.H. Lawrence. As a little introduction about D.H. Lawrence. D.H. Lawrence complete name, which is given to the description of your this video. That is David Herbert Richard Lawrence, was born in 11 September 1885 and he died in 2nd March 1930. Okay, so he was a great novelist, English novelist, poet, playwright, essayist, short story writer, and a literary critic too. His contribution in the form of books to the literature was The White Peacock, his first book, which earned the world fame, and second, Sons and Lovers, and last but not least, The Rainbow. Okay, let me come to the topic. The last lesson of afternoon. This is a very comprehensive poem, very symbolical poem, I would say. Symbolical poem. This is a symbolical poem. What does a symbolical poem mean? What do you mean by a symbolical poem? Symbolical poem बोलते हैं उस poem को जिसमें हमारा poet जो है वो symbols use करे, illustrations use करे, signs use करे, poetic devices use करे और examples use करे, ताकि किसी चीज़ को वो हमारे जहन में डालना चाहता हो और उन सब चीज़ों की, उन डिवाइसेस की वजह से, उन चीज़ों की वजह से, उनकी मदद से वो हमारे जहन में इन चीज़ों को डालना चाहता हो और हमें कोई चीज़ अंडरस्टैंड कराना चाहता हो। दिस इज अ symbolical poem. It simply means here some background things and some abstract things have been discussed, and which are being discussed by means of the symbols, by means of the illustrations, by means of the examples. Okay, so last lesson of afternoon जो हमारी पोइम है, इस पोइम के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूंगा। तो पहला पेज जब आप निकालोगे पोइम का, व्हेन यू गो थ्रू द फर्स्ट पेज ऑफ द पोइम एंड विच इज कॉल्ड द इंडेक्स पेज, ओके, देयर यू विल फाइंड द बॉक्स। जो मैंने प्रीवियस अपने वीडियो में भी बोला था, वहां पर एक बॉक्स होगा लाइक दिस बॉक्स जो कि ऊपर है, और ये बॉक्स जो है इसमें 4.5 लाइंस जहां पर दी गई है, और ये जो लाइंस विच द नरेशन विच इज इनसाइड द बॉक्स इज बेसिकली द एक्चुअल थीम, द मेन थीम एंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। आप सेंट्रल आइडिया को यहाँ से पढ़ के ना अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, सो ये पोइम जो है ना, एज आई हैव टोल्ड यू, दिस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ बैल्ड। ओके, एज आई हैव टोल्ड इन माई प्रीवियस लेक्चर, बैल्ड का मतलब होता है BALLAD। Ballad is a form of poem which is always written in the form of a song or in the form of a story. So
अगर हम इस पोएम के ऊपर बात करें जिसका नाम लास्ट लेसन ऑफ आफ्टरनून है, तो इस पोएम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बैकग्राउंड तौर पर बैकग्राउंड थीम्स के ऊपर डिस्कस किया गया है। मीन्स दे आर बीइंग डिस्कस्ड इन द पोएम इन एन एब्स्ट्रैक्ट मैनर। तो बैकग्राउंड थीम्स जो इस पोएम की है वो बहुत सारी है। अगर मैं डिस्कस करूँगा, मैं इनके ऊपर बात करूँगा। अगर हम इस पोएम की टाइटल के ऊपर जाए, द लास्ट लेसन ऑफ आफ्टरनून, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, देयर इज अ वर्ड लेसन। एंड जब हम कॉमन सेंस इस लेसन के ऊपर वर्ड यूज करें तो हमारे जहन में आता है दिस इज अ लेसन, इट नीड्स अ टीचर, इट नीड्स अ स्टूडेंट, इट नीड्स अ क्लास जहाँ पर इस लेसन को पढ़ाया जाए। और ये सच भी है। ये पोइम जो है इसमें एक टीचिंग लर्निंग सिचुएशन को बताया गया है, एक टीचिंग लर्निंग क्लास की सिचुएशन को बोला गया है। तो ये लेसन जो है ना, हमारी टीचिंग लर्निंग सिचुएशन को, हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव करने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए और ज़्यादा व्हाट वी कॉल्ड इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है बाय द साइड ऑफ द टीचर्स एज़ वेल एज़ द स्टूडेंट्स, ओके? जैसे कि टीचर शुड बी मच नॉलेजेबल, ही शुड हैव अ ग्रेट कंट्रोल एंड ही शुड हैव अ ग्रेट ग्रिप ओवर हिज सब्जेक्ट, ओके? जैसे कि टीचर की मेथोडोलॉजी वहाँ पर मैटर करती है, मोटिवेशन मैटर करता है, टीचर के टैक्टिक्स, टीचर की ट्रेंड्स, टीचर के व्हाट वी कॉल्ड लेटेस्ट टेक्निक्स, टीचिंग टूल्स वहाँ पर मैटर करते हैं। और फिर स्टूडेंट्स की साइड से लर्निंग टूल्स जो कि बुक्स होती हैं वो मैटर करती है, या प्रेजेंस ऑफ माइंड, या इंटरेक्टिव पोस्चर, या फिर हमारी अटेंशन जो स्टूडेंट्स की होती है टीचर्स के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है क्लास में। कुल मिलाकर फ्रॉम द स्टूडेंट साइड एज वेल एज द टीचर साइड, कुल मिलाकर एक बेहतरीन लर्निंग टीचिंग एनवायरनमेंट क्लास में बनता है और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मच इफेक्टिव एंड एफिशिएंट हो जाती है। अब अगर अ टीचर इज एन एंड एंड अ स्टूडेंट इज अनदर एंड, अब इन दो एंड्स में से कोई एक एंड अगर पेसिव रहे ना, अपना काम अच्छे से ना करे, या फिर इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उतना इन्वॉल्व ना हो जाए, तो फिर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है और हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होती है ना वो एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज बनती है, चाहे वो टीचर्स की साइड से लीनियंसी हो या स्टूडेंट्स की साइड से, ओके? सो दिस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज नॉट अ वन वे ट्रैफिक, it's not a one way traffic, okay? It needs two to make a call, it needs two to make a row. So same is the case here, it needs two ends, a teacher and a student, okay? So ये पहला बैकग्राउंड थीम था जो कि यहाँ पर डिस्कस हुआ है। सेकंड इज वर्क इज वर्शिप, इट्स अ वेल नोन स्टेटमेंट, यू मे हैव हर्ड इट सो मेनी टाइम्स बिफोर। वर्क इज वर्शिप, काम जो है वो इबादत है। इसका मतलब ये है कि टीचर का काम पढ़ाना और स्टूडेंट का काम पढ़ना, स्पेशली यहाँ पर मैं टीचर स्टूडेंट की बात करूँगा। और फिर ये काम पढ़ना या पढ़ाना ये उसी तरह करना है जिस तरह हम इबादत करते हैं, विद मैक्सिमम ऑफ आवर होलीनेस, विद मैक्सिमम ऑफ आवर एंथुसिज्म, विद मैक्सिमम ऑफ आवर अटेंशन। एंड हम अपना मतलब अपनी पूरी क्वालिटी के साथ, अपनी पूरी एंथुसिज्म के साथ उस चीज़ को करते हैं, इबादत को करते हैं, इबादत समझ कर करते हैं। और हमारा काम जो है ना ये वो इबादत की डायमेंशंस के ऊपर होना चाहिए, ओके? एंड द थर्ड थिंग विच हैज़ बीन डिस्कस इज, अगर कोई इंसान खुद बदलना ना चाहे या किसी चीज़ को हासिल करना ना चाहे, तो दुनिया का कोई गाइड, कोई इंस्ट्रक्टर, कोई टीचर, कोई आलिम या फिर कोई मोटिवेटर उस इंसान को मोटिवेट नहीं कर सकता लर्निंग के लिए, ओके? तब तक जब तक ना वो खुद उसके दिल में इंटरेस्ट डेवलप ना हो जाए या उसके दिल में क्यूरियोसिटी डेवलप ना हो जाए। दिस इज़ अ वेल नोन स्टेटमेंट एंड अकॉर्डिंग टू दी साइकोलॉजी बोला जाता है दैट वी फॉरगेट द थिंग्स बिकॉज वी विश टू फॉरगेट them. There's a psychological fact, and a theory has been given over it. We forget the things because we wish to forget them. Because क्योंकि हम हमारे अंदर उस चीज़ के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं होती, इंटरेस्ट डेवलप नहीं होती, तो हम चीज़ों को भूल जाते हैं। लाइक जिस चीज़ के लिए हमारे अंदर इंटरेस्ट ना हो, तो उस चीज़ के ऊपर हम अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते। तो हमें अपने काम से प्यार करना चाहिए और इस लव की वजह से हमारे अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगी और हम जो है अपने काम को अच्छी तरह से कर पाएँगे, कर सकेंगे। एंड दीज़ वर द सम व्हाट वी कॉल्ड बैकग्राउंड थीम्स व्हिच वर
discussed in the chapter. तो हम बात करेंगे अब लास्ट लेसन ऑफ आफ्टरनून के ऊपर. ये जो लास्ट लेसन ऑफ आफ्टरनून है इसकी मेन थीम के ऊपर, मेन समरी के ऊपर बात करेंगे. ये जो लेसन है, इस लेसन में this is a lesson having 6 stanzas. How many stanzas? 6 stanzas. Okay, students, just note it. This is a lesson having 6 stanzas. Although this lesson is written in the form of a ballad, but this is a lesson having 6 stanzas. और ये 6 स्टेंजाज की जो पोइम है ना, ये एक बहुत ही अच्छी पोइम है. और इसमें हमारा जो स्पीकर होता है, पोइम का स्पीकर जो होता है, द स्पीकर ऑफ द पोइम इज अ टीचर. ओके, कौन है? टीचर. और इस टीचर को फिर कंपेयर किया गया है हंटर के साथ, शिकारी के साथ. ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग. टीचर को कंपेयर किया गया है हंटर के साथ. और टीचर अपने क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है और उसके सामने जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंपेयर किया जाता है किसके साथ? अनरूली हॉर्न्स के साथ. यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है आपकी स्क्रीन पर. पहला स्टेंजा है, पहला स्टेंजा की थर्ड लाइन में अनरूली हॉर्न्स वर्ड यूज हुआ है. ओके, स्टूडेंट्स को यूज हुआ, कंपेयर किया गया है अनरूली हॉर्न्स के साथ. व्हाट डज द वर्ड अनरूली हॉर्न्स मीन? मैं समझाता हूँ. अनरूली इज अ वर्ड, अगर हम इसकी लिटरल मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है बदतमीज या हैर्श. ओके, लेकिन अगर हम इसकी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देखें तो इसकी मीनिंग है बेकाबू, जिसको हम कंट्रोल ना कर पाए, अनकंट्रोलेबल, या फिर विच कैन नॉट बी रेस्ट्रेंड. और कम टू द वर्ड हाउंड्स. अगर हम हाउंड पर जाए, वर्ड हाउंड, हाउंड इज अ लिटरेरी टर्म. ओके, ये एक लिटरेचर में एक वर्ड यूज होता है, लिटरेरी टर्म है. हाउंड हम यूज करते हैं शिकारी कुत्तों के लिए, उन कुत्तों के लिए जिनको बहुत मेहनत के बाद, आफ्टर ए लॉन्ग एफर्ट्स एंड द टाइम, उनको ट्रेन किया जाता है शिकार करने के लिए. ओके, उन कुत्तों के लिए यूज हुआ है अनरूली हॉर्न्स. सॉरी, हॉर्न्स उन कुत्तों को बोलते हैं जिनको बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद, मेहनत के बाद, टाइम के बाद तैयार किया जाता है शिकार करने के लिए. और जब वर्ड अनरूली हॉर्न्स, दोनों वर्ड्स मिल जाएं और एक फ्रेज बनाए तो इसका मतलब यह है कि ये शिकारी कुत्ते जो है ना, ये अब अनरूली हो चुके हैं, बेकाबू हो चुके हैं. मतलब ये कि जो उनका मेन मोटिव था शिकार करना, अब वो इस मोटिव से हट गए हैं और वो अपनी एनर्जी है ना, वो किसी दूसरी साइड से यूज़ कर रहे हैं, अपना एंथुसिज्म दूसरी साइड से यूज़ कर रहे हैं. उनका जो मेन मोटिव था शिकार करना, वो इस चीज़ को नहीं कर रहे अब, और ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता इनके हाथों से जा रही है. और जब हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंपेयर किया गया है अनरूली हॉर्न्स के साथ, मतलब ये कि हमारे स्टूडेंट्स का मेन मोटिव जो था वो क्या था? वो था स्कूल में आना, लर्न करना, इल्म हासिल करना, पढ़ना. और यहाँ पर स्टूडेंट्स अब अनरूली बन चुके हैं, मतलब ये कि वो बेकाबू बन चुके हैं. द टीचर इज नॉट गेटिंग, द टीचर इज ट्राइंग टू अ लॉट टू कैजोल द स्टूडेंट्स, टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग, बट वो स्टूडेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है. तो स्टूडेंट्स अनरूली, बेकाबू हो चुके हैं, अनकंट्रोलेबल हो चुके हैं. तो स्टूडेंट्स कांट बी रेस्ट्रेंड हियर. तो उनको यूज़ किया गया है अनरूली हॉर्न्स के साथ कंपेयर किया गया है, विच मीन्स स्टूडेंट्स का जो मेन मोटिव था इल्म हासिल करना, तालीम हासिल करना या फिर लर्न करना स्कूल में, अब वो मेन मोटिव उनके हाथ से जा रहा है. एंड दे आर स्पेंडिंग देयर एनर्जीज, दे आर स्पेंडिंग देयर एंथुसिज्म इन द सॉरी वेज. ओके, तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारी पोइम ओपन होती है. हमारी ये जो पोइम इस कॉन्टेक्स्ट में ओपन होती है, बहुत ही अच्छी पोइम है. और इस पोइम के ओपन होने के बाद टीचर की जो हालत है, इनर स्टेट ऑफ माइंड टीचर की है, वो बहुत थक चुका है. वो बहुत थक चुका है, जिसको बोलते हैं तंग आमद बेजंग आमद. ओके, वो बहुत थक चुका है. वो इसलिए थक चुका है क्योंकि वो बहुत कोशिश कर रहा है. ही इज ट्राइंग अ लॉट, he is trying very hard, and he's trying very hard to cajole the students, to motivate them towards their studies, लेकिन students motivate नहीं हो रहे हैं. और और इस तरह से टीचर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा थक चुका है. एंड you can learn the first line of the poem. Then when will the bell ring and end this weariness? The poem, the last lesson of afternoon. Okay, this poem, last lesson of afternoon, is about a teacher who has been tired and become weary as an instructor,
and guide to various students. The poem is written through the eyes of a teacher. In this six stanza poem, as I have told you already, that there are six stanzas in the poem, the poet begins by saying that the teacher is waiting for the bell to ring. So it's clear here, when will the bell ring? So the teacher is waiting for the bell to ring so that his last class and teaching lesson of the afternoon can end. It is apparent, it's very clear, it's very open here that the teacher is badly distracted, as the opening line, first line of the poem states. It states, when will the bell ring and end this weariness? The teacher basically knows here that all is not well in his former classroom. The teacher here in this poem feels that his students are akin to a pack of unruly hounds. As I have told it, unruly hounds. Okay? He doesn't want to spend any more time and energy dispensing knowledge to this group who has not a bit interest in pursuing knowledge. Okay, ये students जो थे ना, ये बिल्कुल interest नहीं थे knowledge हासिल करने में. The teacher is frustrated. उसकी inner state of mind जो थी ना, that was the teacher was really in sorry conditions. He was frustrated in this poem and feels like he could better directing his talent elsewhere rather than wasting his talent in this class room. So this was a brief introduction. Let me come to the central idea of the poem. The poem reflects the mental state of a teacher, finds his students unwilling to learn in spite of all his efforts. He is trying very hard. He is trying very hard to cajole and to motivate the students towards their studies, but he is failing badly. The teacher has come to the conclusion that he is engaged in a futile exercise, in a futile activity, when the learner is not willing to learn. This is simple the concept of a teacher here. When the learner is not willing to learn, there remains no point in forcing him to learn. So the teacher has lost all interest in his teaching. He is sitting in the class with 60 indifferent students in front of him. There is a word here, a full three score. In the second line, by the end of the second line, a full three score. Three score, which is equal to 60 students. One score is equal to 20 students, two score is equal to 40 students, and three score is equal to 60 students. So the teacher was teaching the class of 60 students. The only thing he can do is to wait for the last bell to go. The teacher compares himself to a hunter and his students to the hounds. If the hounds are unwilling to hunt, like शिकारी कुत्ते, अगर वो शिकार न करना चाहे, what can the poor hunter do? Poor hunter क्या कर सकता है? He can do nothing because he is helpless there. Similarly, if the students are unwilling to hunt for knowledge, अगर students पढ़ना ना चाहे क्लास में, what can the poor teacher do? Teacher क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, because the teacher can't do anything, because the teacher is helpless there. He can simply wait for the bell to go and run back home. So this was a simple central idea of the poem. And as in addition to this, जो मैंने बोला, लास्ट कुछ लाइन्स में फिर से बोलूँगा. A teacher is sitting in front of his students in the class. He is feeling very weary. He is anxiously waiting for the bell to ring. The teacher compares himself to a hunter and his students to the hounds. The hounds have been tugging the lash for a long time and trying to break free. The teacher calls his students a pack of unruly hounds. यहाँ पर दिया गया है, pack of unruly hounds. He finds it impossible to set them on a quarry because they had to hunt. Okay? तो वो अपनी स्टूडेंट्स को कोशिश कर रहा था कि मेरे स्टूडेंट्स पढ़ें, नॉलेज हासिल करें, लेकिन दैट वाज इम्पॉसिबल बिकॉज द स्टूडेंट्स वो हमारे ये जो स्टूडेंट थे वो पढ़ने की ताक में नहीं थे, पढ़ने की चाहत में नहीं थे. द टीचर मीन्स टू से दैट स्टूडेंट्स हेट टू हंट द कॉरी ऑफ नॉलेज इन द सेम वे एज सम अनरूली हॉन्ट्स माइट रिफ्यूज टू हंट एन एनिमल. The teacher says that he can no longer force or hole them. So here is a word, hole. Hole means घसीटना.
टीचर बोल रहा है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को नहीं घसीट सकता, या फिर अर्ज अर्ज मीन्स मजबूर करना या पीछे पढ़ना, और ना मैं मजबूर कर सकता हूँ उनको पढ़ने के लिए, और ये तभी पढ़ सकते हैं जब इनके खुद के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ टॉपिक, टुडेज़ लेक्चर। और इंशाल्लाह हमारा इस पोएम का जो दूसरा पार्ट है वो आएगा, जिसमें मैं एक्सप्लेनेशन के ऊपर बात करूँगा, स्टेंजा वाइज़, एंड पोएटिक डिवाइस के ऊपर बात करूँगा, एंड इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी आएगा। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।